यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है उसमें रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। कंट्रीज अपने रिस्पॉन्स दे रही हैं और सभी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जैसे तैसे सिचुएशन को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में अभी कुछ 2 दिन 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सभी अपने नेटो के एलाइज जो हैं और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आप अपने वॉरशिप्स और फ्रिगेट्स भेजो ताकि हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ओपन कर पाए। और उन्होंने मना कर दिया। उसके पीछे उन्होंने रीजनिंग दी, कुछ रीजनिंग्स उनकी पर्सनल ओपिनियन पर है, कुछ रीजनिंग उनकी पॉपुलेशन और उनकी डेमोग्राफी को देखते हुए हैं, कुछ उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए हैं। तो उसी बारे में मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली। तो पहला रीजन जो ईयू ने दिया है, उन्होंने साफ साफ बोला है, उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है काजा कालिस, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने उस स्टेटमेंट में कहा है कि इट इज नॉट आवर वॉर। और उस स्टेटमेंट से उन्होंने इस वॉर की लेजिटिमेसी पे कंसर्न खड़े कर दिए हैं। उनका ये मानना है कि जो फ्रांस और जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पेन और जर्मनी, उन्होंने ये कहा है कि इस वॉर को जो यूएस ने और इजराइल ने शुरू किया है, इसका एंड गोल क्या है, ये इससे क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये अगर हम लोग भी और पूरा ईयू या नेटो इसमें ज्वाइन कर लेता है तो ये एक एंडलेस स्पाइरल बन जाएगा वायलेंस का, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। दूसरा, इन लोगों का सबसे बड़ा जो फर्स्ट कंसर्न है कि ऐसा इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले जिससे डायरेक्टली उनकी एनर्जी सप्लाई और उनकी डेली नेसेसिटीज पर अफेक्ट पड़ता है, वो इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले यूएस ने एक भी बार इनसे ना ईयू या नेटो से कंसल्ट करना जरूरी क्यों नहीं समझा। और दूसरा, इनका कंसर्न जो है एनर्जी को लेकर कि वो यूएस की तरह इंडिपेंडेंट, वर्चुअली इंडिपेंडेंट अब यूएस हो चुका है अपने एनर्जी नीड्स को लेकर, जब से उसने वेनेजुएला को टेक ओवर किया है। बट यूरोप अब भी मेजरली डिपेंड करता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ से आने वाले ऑयल और गैस पर अपनी एनर्जी के लिए। तो कोई भी जेपर्डी में नहीं डालना चाह रहा था यूरोप का कोई भी कंट्री अपनी सिचुएशन को। उनका कहना यह था कि अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपने फ्रिगेट्स और वो भेजे एक्टिवली वॉर में पार्ट लेने के लिए, तो जो हमारी फैसिलिटीज हैं या जो हमारी गैस वहां से आती है या जो हमारे मर्चेंट शिप्स आते हैं, हमारा पेट्रोल लेकर आते हैं, वो भी ईरान का एक टारगेट बन जाएंगे और उससे उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और होगा ही। दूसरी बात, उनके कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। उनकी जो पॉपुलेशन है, खासतौर पे फ्रांस और यूके जर्मनी की, उनको 2001 के बाद जो हुआ उसकी यादें अब तक उनके दिमाग में ताज़ा है। 2001 में 9/11 अटैक के बाद द फोर्स ऑफ विलिंग करके ग्रुप बना था। उन्होंने उसमें यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन सब ने अफगानिस्तान और इराक में जो ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया उसमें ट्रूप्स भेजे थे और उनमें इन्हें भारी लॉसेस, फाइनेंशियल और अपने सोल्जर सब उठाने पड़े थे। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस वॉर को बहुत अच्छी लाइट में देख नहीं रही है। और दूसरा, वहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर इंक्रीजिंगली अब जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहाँ के सिटीजन वो लोग बनते जा रहे हैं। और अगर यूके या फिर कोई कंट्री डायरेक्टली ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करता है तो उनका मानना है कि वो जो वहाँ पर रहने वाली इस्लामिक उम्मा है, जो उनका ग्रुप है, उनको ऐसा लगेगा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी लैंड के कॉन्फ्लिक्ट में आप लोग बिना मतलब में इंटरफेयर कर रहे हैं और ये सिचुएशन बाद में एस्केलेट होकर सिविल अनरेस्ट पर भी पहुंच सकती है। और अब एक और चीज है कि ऐसा नहीं है उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ किया नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने जो कार्गो है, अपने मर्चेंट शिप्स हैं, उनको डिफेंड करने के लिए अपने रिसोर्सेज का यूज करेंगे।
डायरेक्टली हम यूएस ने जो ये वॉर शुरू करी है उसमें पार्ट नहीं लेंगे। इसी के चलते यूके ने जो अपना साइप्रस वाला बेस है, एयरबेस उनका, वो यूएस को यूज करने की परमिशन दी है। और साइप्रस ग्रीस ने अपना फ्रिगेट और अपने F-16 फाइटर जेट जो है गल्फ में डिप्लॉय करे हैं ताकि उनके कार्गो को बचाया जा सके। फ्रांस ने भी, और नेटो के जो एलाई कंट्री हैं उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले टर्की के एयर स्पेस में क्या बोलते हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स जो थी उनको इंटरसेप्ट भी किया था। अब इस सब में डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्सा हैं और बड़े विचलित हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि जब नेटो का डिफेंस बजट, जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 2016 में, तब यूएस से कलेक्टिवली 72 से 73% नेटो का डिफेंस बजट कंस्टिट्यूट करता था, और अब वो नंबर घटकर 2024 में 63% पर आ गया है। सिग्निफिकेंटली अब भी ज़्यादा ही है, मेजोरिटी यूएस ही देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यही बोलना है कि जब बजट, पैसों की या फिर रिसोर्सेज की बात होती है, तब सभी यूरोपियन कंट्रीज और ये नेटो के और ईयू के जो कंट्रीज हैं ये लोग यूएस पर डिपेंड करते हैं अपने डिफेंस बजट के लिए। पर जब हमें नीड हुई इनकी कि हम लोगों को अब वॉर में इनकी हेल्प चाहिए, तब इन लोगों ने अपने हाथ पीछे कर लिए, और ये अब इनके लिए अच्छा नहीं होगा। और दिस गोज टू शो कि ये किस तरीके के लोग हैं। नेटो जो अलायंस है उनका एक चार्टर है, उस चार्टर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 5 जो है वो नेटो के सभी एलाइज को पावर देता है कि वो अगर किसी भी नेटो कंट्री पर या किसी भी मेंबर कंट्री पर अटैक हो, उनके लैंड पर अटैक हो, तो वो उसमें रिटेलिटरी अटैक में उनका साथ दे सकते हैं। और इसी आर्टिकल को यूएस से इन्वोक करना चाह रहा है। बट इस आर्टिकल्स में कुछ लूपहोल हैं जो बार बार जो नेटो के कंट्रीज हैं वो यूज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो रिटेलिएशन है वो सिर्फ डिफेंसिव मेजर की तरह यूज किया जा सकता है बाकी मेंबर्स के, कि अगर तुम्हारी किसी नेशन पर, कि तुम्हारी क्या बोलते हैं जमीन पर कोई कंट्री अटैक करता है तो तुम्हें डिफेंड करने में हम हेल्प कर सकते हैं। अब ईरान तो प्रॉपर्टी नहीं है यूएसए की, तो उनका कहना यह है कि ईरान पर अटैक करने में हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, डिफेंस करने में कर सकते हैं। और यूएस ये भी कह रहा है कि हमारे जो एयर बेसिस हैं सऊदी में और गल्फ कंट्रीज में, उन पर अटैक हो रहा है, तो उसमें भी आर्टिकल 5 का प्रोविजन यही बोलता है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं फॉरेन सॉइल पर, उनको हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे वो आपकी सरजमीन या आपका लैंड है, और आर्टिकल 5 को ये बोलकर इन्वोक नहीं किया जा सकता। तो जो यूरोपियन यूनियन का जो ये रिफ्यूजल है कि हम यूएस को अनकंडीशनल सॉलिडारिटी नहीं शो देंगे उनकी वॉर्स में, जैसे कोल्ड वॉर और अफगानिस्तान इराक वॉर के टाइम दिया था, ये साफ साफ दिखाता है कि उनके जो अब फ्यूचर प्लान्स है वो किस तरफ इशारा करते हैं। वो मिलिट्री डी एस्केलेशन और डायलॉग्स इसमें बिलीव करते हैं, और उनको जो अमेरिका की वॉलेटाइल गवर्नेंस और फॉरेन पॉलिसी है कि वहाँ एक गवर्नमेंट आती है, उनकी कुछ अप्रोच होती है, दूसरी गवर्नमेंट की कोई दूसरी अप्रोच होती है, इस पर अब उनका जो भरोसा है वो धीरे धीरे उठता नजर आ रहा है। पर इसमें नुकसान दोनों साइड का है। यूरोप का भी नुकसान है क्योंकि यूरोप भी अमेरिका जो एज अ प्रोटेक्टर उनका सारी दुनिया देखता है अमेरिका को, वो खो सकते हैं नेटो में अगर दरार आती है इस वॉर के चलते। और जो अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिस पे यूरोप हेविली डिपेंड करता है अपनी एनर्जी नीड्स और अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए, उसमें भी अब यूरोपियन कंट्रीज को थोड़ा दिक्कत आ सकती है।